दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो अपने ज़माने में सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के बारे में। जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने टाइटैनिक का इंजन फौरन रिवर्स किया और टाइटैनिक को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो आइसबर्ग के बहुत ही करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपने राइट साइड से उस आइसबर्ग से बहुत जोर से टकरा गया। और वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि उसके टकराते ही टाइटैनिक के बहुत से कंपार्टमेंट में अच्छा खासा डैमेज हुआ था, जिससे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था। शुरुआत में कुछ समय तक लोगों को यही लग रहा था कि वो बच गए, क्योंकि टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के सबसे एडवांस फीचर्स थे। लेकिन दोस्तों टाइटैनिक फिर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वो पूरे 100 फुट लंबा था, जो कि ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से आया था। और वो आइसबर्ग इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि उसे देखने के सिर्फ 33 सेकंड बाद ही वो टाइटैनिक से टकरा गया। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। और लोगों की परेशानियां उस वक्त ज्यादा बढ़ी जब पानी लोगों के कंपार्टमेंट्स में घुसना शुरू हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। किसी इंसान को अपनी जान प्यारी थी तो किसी को अपना परिवार। और टाइटैनिक को बनाने वालों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी कि उन्होंने टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट इंस्टॉल की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो इस पर ज्यादा लाइफ बोट का क्या फायदा। उन्हें लग रहा था कि अगर वो टाइटैनिक पर ज्यादा लाइफ बोट इंस्टॉल करेंगे तो इससे शायद टाइटैनिक की सुंदरता कम हो जाए। जहां टाइटैनिक पर 2224 लोग थे, अब उनको बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिन पर इतना हजूम इकट्ठा हो चुका था कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और जहां टाइटैनिक पर लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं टाइटैनिक पर 35 इंजीनियरिंग स्टाफ मौजूद थे, जो कि टाइटैनिक के इंजन्स को ऑन रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग बच सकें। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ उन 35 स्टाफ में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। और जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए तो उन्होंने बताया कि टाइटैनिक पर एक क्रिश्चियन फादर भी थे, जिनका नाम फादर बिल्स था। उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और टाइटैनिक पर रुककर मरते हुए लोगों के लिए दुआ करने लगे। उनकी मौत भी टाइटैनिक पर हुई थी और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। टाइटैनिक पर 1500 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से सिर्फ 337 लोगों की लाशें मिली। बाकी लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ म्यूजिशियन टाइटैनिक पर म्यूजिक प्ले कर रहे थे ताकि वो लोगों को डूबने के डर से दूर कर सकें। वो सब म्यूजिशियन भी डूब कर मरे थे और अपनी बहादुरी की वजह से जाने गए हैं। दोस्तों टाइटैनिक पर एक जापानी आदमी भी था जिसका नाम मासाबुमी होसोनो था। वो टाइटैनिक पर अकेला ऐसा आदमी था जो जापान से था। मासाबुमी टाइटैनिक के डूबने के हादसे से बच गया था और अपने कंट्री यानी जापान वापस गया। लेकिन जैसे ही वो जापान वापस गया तो जापान के लोगों ने उसे जलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जब इतने लोग मर रहे थे तो वापस क्यों आए, इसे भी उन लोगों के साथ ही मरना चाहिए था। जापान के रूल्स के मुताबिक उसने बहुत ही शर्मनाक काम किया था और उस पर पेपर भी पब्लिश किए गए जिसमें उसे बेशर्म करार दिया गया। और फिर सारी जिंदगी मासाबुमी और उसके परिवार को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब पता नहीं जापान में ये कैसा अजीब सा रूल है। दोस्तों टाइटैनिक पर एक कपल भी था जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। और दोस्तों टाइटैनिक पर इसिडोर नाम का एक बिजनेसमैन भी था जिसको लाइफ बोट पर बैठने का बोला गया, लेकिन इसिडोर ने लाइफ बोट पर बैठने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक टाइटैनिक पर मौजूद सारी औरतों और बच्चों को नहीं बचा लिया जाता तब तक मैं लाइफ बोट पर नहीं बैठूंगा। इसिडोर की बीवी इडा स्ट्रेस उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इडा ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल अपने पति के साथ गुजारे हैं, तो मैं अपने पति को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इडा ने अपने हस्बैंड के साथ रहने का फैसला किया और वो दोनों पति पत्नी टाइटैनिक के साथ ही मर गए। दोस्तों जिस आदमी ने टाइटैनिक को डिजाइन किया था उसका नाम थॉमस एंड्रयूस था। उसको आखिरी बार तब देखा गया जब वो लोगों को बचाने के लिए अटलांटिक ओशन में कुर्सियां फेंक रहा था। ऐसा माना जाता है कि वो भी टाइटैनिक के साथ ही डूबकर मर गया। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक के क्रियो को आइसबर्ग के बारे में नहीं पता था, बल्कि अपने 4 दिन के सफर में टाइटैनिक को आइसबर्ग की 6 वार्निंग मिली थी। लेकिन पता नहीं लोग टाइटैनिक को आखिर क्या समझकर बैठ गए थे। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, तो उन्होंने किसी भी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए थे तो उन्होंने बताया कि वो मंजर बहुत ही खौफनाक था, जब हजारों लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और टाइटैनिक के डूबने का ये नज़ारा वाकई बहुत ही भयानक था, क्योंकि टाइटैनिक को अब तक का सबसे बड़ा सी डिजास्टर यानी सबसे बड़ी समुद्री तबाही समझा जाता है।
टाइटैनिक की इस बहुत बड़ी नाकामी के बाद पूरी दुनिया की शिप कंपनीज ने अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि वो ऐसी गलती कभी ना करे जो गलती टाइटैनिक ने की थी। यानी टाइटैनिक की वो गलती पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक बनकर रह गई। उस वक्त अटलांटिक ओशन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब सोचो कि आपको रात के 2 बजे बर्फ जैसे ठंडे पानी में नहाना पड़े। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको ऐसा सोचकर भी डर लगेगा। तो जरा सोचो कि नीचे अटलांटिक ओशन और ऊपर हर तरफ मौत देखकर उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबने में पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे और टाइटैनिक का मलबा 12,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में आज भी मौजूद है। साइंटिस्ट को टाइटैनिक के मलबे ढूंढने में पूरे 70 साल लग गए थे, क्योंकि अटलांटिक ओशन की गहराई में कोई चीज ढूंढना आम बात नहीं है, और ऐसी गहराई जहाँ रोशनी भी ना हो। साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइटैनिक का ये मलबा 2030 तक शायद खत्म हो जाए, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के इस मलबे को खा रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे जहाज की जिससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ वो अपनी पहली उम्मीद पर भी पूरा ना उतर सका और टाइटैनिक का ये हादसा पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा सबक बनकर रह गया।